हमास अब इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। हमास लड़ रही है इसराइल फौज के साथ, और इसराइल आम आवाम पे जुल्म कर रहा है और हॉस्पिटल्स पे, अस्पतालों पे बम फेंक रहा है। कैसे देखते हैं ये मामला, कब तक टलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो अब नहीं टलेगा, ये ऐसे ही लग रहा है, ये तो लंबी कहानी शुरू हो गई और शायद आज के दिन के लिए अमेरिका ने इसको सॉल्व नहीं किया या सॉर्ट आउट नहीं किया। और अब देखिएगा इस चूल्हे से कितने, मतलब जैसे कहते हैं चिराग जलेंगे। और ये अभी शाम इन्वॉल्व हुआ है, कल हिजबुल्ला हो गई, पहले शाम पे इन्होंने अटैक किए, एयरपोर्ट उड़ाए। अब ईरान भी अल्टीमेटम देता फिर रहा है, पीछे रशिया भी ताड़ में बैठा हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी, सऊदी और इनके ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे थे, वो भी वापस हो गए। तो ये उम्मीद बड़ी है कि ये जंग बहुत तवील होने वाली है। और जो इसराइली कर रहे हैं वो लास्ट फाइनल फ्लेम दिखा रहे हैं, जो फाइनल फ्लेम है कि देखिए उनको, इसका मतलब है उनको वहां जाके थ्रेट मिली है जहां उनको अपना सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है। मतलब इसका यूं समझें कि उनको अब अच्छा सा चेहरे पे नकाब भी नहीं रखना इंसानियत का। मतलब ये पूरी दुनिया में धक्के खा रहे थे इनको, हिटलर ने पीटा, उधर से निकले और नाम नहीं लेने देते किसी को। तो इस खिते ने, इस इधर के बादशाहों ने अच्छाई का मुजाहरा करके इनको आबादकारी का मौका दिया। इधर आपको आबादकारी का मौका दिया, आपने पूरा कब्जा ही कर लिया। अब इसका मतलब है कि ये बात वहां तक इनको डरा गई है कि अब इनको अस्पतालों का मारना, फूड के काफिलों पे मारना, ये ज़हनी तौर पे इतने पैनिक हो गए हैं। इनके वजीर खारजा को उस दिन मैं देख रहा था, या एक और पता नहीं उसकी थी मिनिस्टर, रिजाइन दे रही थी, हुकूमत तोड़ के अपोजिशन मिला के हुकूमत बना दी। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इनका। जो ऊपर से बहाना क्या कर रहा है कि मैं सैलरीज बचाने के लिए, भी तुम तो इतने अमीर हो, सैलरी, ये गरीब मुल्क की कहानियां होती हैं। मतलब जिसका 30 मिलियन अपनी अपनी मार्केट बचाने के लिए किया, हम तो 3 3 मिलियन के लिए भीख मांग रहे होते हैं। इन्होंने अपनी इकोनॉमी क्रैश हुई है तो $30 मिलियन उसमें खोला है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए। तो वो कह रही है कि मैं तो जी बोझ है हमारी उस पे सिस्टम पे, और ये वो मैं रिजाइन दे रही हूँ। ये सारे भाग भूग जा रहे हैं, इनके मामला अब ये नहीं फेस कर पाएंगे क्योंकि ईरान ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, पूरा होमवर्क किया हुआ है। और अब ये कहानी इतनी जल्दी नहीं सिमटेगी। हिजबुल्ला ने प्रॉपर इन्वॉल्व होना है, ईरान ने प्रॉपर इन्वॉल्व होना है, और उम्मीद है कि अगर अमेरिका आया तो रशिया भी प्रॉपर इन्वॉल्व होगा। ठीक, अच्छा, आपको क्या वर्ल्ड वार होती दिखाई दे रही है इस वाले से? हाँ जी, ये बिल्कुल इसमें ये मौसम बन गया है कि अब आप हम जंगों में चले जाएं। ठीक, अच्छा, जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान पे इस जंग के क्या असरात हो सकते हैं? पहला असर तो ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब हो सकता है अब ना बने वजीर आजम। क्यों? क्योंकि अमेरिका इंडिया ला रहा था इनको अपने इश्यूज रिजॉल्व करवाने के लिए। मतलब इनको चाहिए था कि जो एंटी रशिया या चाइना पर्सन हो, वो एंटी इस तरीके से कि इन्होंने सी पैक को देखें, सबूताज करवाया, रिजीम चेंज करवाई। और अब इनके पास यही सोल्यूशन था कि नवाज शरीफ साहब आए, मोदी से अच्छी दोस्ती है, ये जो G20 समिट हुआ था वो रोड यहाँ से निकालें हम, यहाँ नवाज शरीफ कश्मीर इशू भी अच्छे से सेटल डाउन करें हम। नवाज शरीफ ही हो तो वो हो सकता है। तो लेकिन अब ये जंग हो गई तो वो सड़क के ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि खिता ही जंग में धकेल दिया चाइना रशिया ने। मिसाल दे रहा हूँ। तो अब नवाज शरीफ का होना ना होना, जैसे कहते हैं कि जरूरी भी है, और शायद बहुत जरूरी भी है कि अपना बंदा हो अब कम से कम पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने आखिर तो रोल प्ले करना है ना, वजन डालने का इधर या उधर। लेकिन अगर ये अंदाजा हो गया कि ये ईरान भी इन्वॉल्व, सारे इन्वॉल्व हो गए, तो फिर सब इतने उधर बिजी हो जाएंगे कि इधर की हुकूमत क्या, वो कहेंगे यार अब उधर इसको संभालें या क्या करें। तो पॉसिबिलिटी फिर होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आपके वजीर आजम ना बन पाए। ठीक, अच्छा, जो इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज हैं, हम नेबर कंट्रीज हैं। इन पे इसराइल की जंग का क्या असरात हो सकता है? क्या पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसराइल के हवाले से पाक फौज की? हाँ जी, ये हो सकती है इस कंडीशन में, क्योंकि हमेशा हमने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस किए हमारे खिलाफ इसराइल ने आज तक। और फौज हमारी बहुत अच्छे से जानती है इस सारी हकीकत को कि हम पे इंडिया भी अगर आएगा तो इसराइल की वजह से आएगा। मतलब अकेली रीजन नहीं होगी इंडिया के आने की। समझ रहे हैं आप?
तो इंडिया तो अब मफामत चाहता है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कंट्री है, बिजनेस चाहता है, वो तो जंगो जुंगो को नहीं चाहता। अब लेकिन मसला ये है कि ये जंग जो है, जब रशिया चाइना वजन डालेंगे फ़लस्तीन के कोर्ट में, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, और चाइना ने दफ्तर खोला है अफगानिस्तान में अपना, तो इट मीन्स के तालिबान के भी करीब चाइना हो गया। तो अब नक्शा समझें, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, शाम, ईरान, ये पूरा एक प्लेन बॉर्डर, पूरा ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक, तगड़ा ब्लॉक बन रहा है। तो पाकिस्तान अब आप देखें कि दरमियान में फंस गया है, इधर इंडिया अमेरिका वो टाइज, और इधर पूरा ब्लॉक रशिया चाइना टाइज। तो हमारे लिए, हम सैंडविच बनने के लिए जैसे कहते हैं ना कि भरपूर उसमें इस टाइम फंसे हुए हैं। अब होगा ही ये कि अमेरिका, इसीलिए तो हमारी इकोनॉमी की ये हालत कर दी है उसने, हमें ये IMF में दे के फंसा दिया है, ताकि हम अपनी जो लॉजिकल जो हमारी है ना फैसले अपनी कौमी सतह पे या नेशनल इंटरेस्ट में वो ना ले पाए, क्योंकि वो हमें इधर रीजनल नेबरहुड में अच्छा, जैसे कहते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग इस टाइम हमारी मजबूरी है, लेकिन वो नहीं करने देगा। ये इम्पैक्ट है हम पे, जो हमें एक फजूल सी जैसे कहते हैं ना कि टर्मोइल का शिकार करेगा, क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकली स्क्यूज कर रहा है, और हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। ये टीचर्स का इशू आप देख रहे हैं बना हुआ, तो ये आपके कल को और इदारों का भी बनेगा, और वो उस इदारे का भी बनेगा जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, उसके बजट इश्यूज। तो ये सारा कुछ जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये प्रेशर एट द एंड हम पे आ रहा है। ठीक। अच्छा, ईरान और सऊदी अरब दोनों इस वक्त फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, और ज़ाहिर इसराइल के सब खिलाफ हैं, और इसराइल की बहुत कोशिशें थी सऊदी अरब उसे तस्लीम कर ले, अरब कंट्रीज उसे तस्लीम कर लें, लेकिन एकदम से ये सब कुछ बदल गया है, अब सिचुएशन बदल गया है। ईरान और सऊदीया का जॉइंट वेंचर कोई होता हो देख रहे हैं आप कभी भी? हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी इस तरह से है क्योंकि रशिया दरमियान में है ना, दोनों के लिंक का काम कर रहा है। क्योंकि प्यूटन, आपको पिछले दिनों भी याद होगा कि सऊदीया और रशिया जो है बड़े करीब करीब नजर आए जब ऑयल का मामला हुए, ऑयल प्रोडक्शन का। अमेरिका ने कहा कि और प्रोड्यूस करो ताकि प्राइसेस गिरें, और इन्होंने कहा नहीं, हम अपने जो आपस में तय किया हम उसी के मुताबिक रहेंगे। तो कोई इस वजह से ये जो इस टाइम है ना इन बिटवीन चक्कर, वो यही है कि रशिया एक्चुअली सऊदी और ईरान को करीब ला रहा है। ठीक। और तुर्की की क्या एनवायरनमेंट देख रहे हैं आप? तुर्की तो डेफिनेटली उसकी मजबूरी है इसी ब्लॉक का हिस्सा बनना, जो रशिया की साइड पे आना, क्योंकि अमेरिका ने तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी है उसकी इकोनॉमी की। उन्होंने जब पिछले दिनों भी तैयब ने जो भी सारे आज भुगत रहे हैं, तुर्की बहुत अच्छी फ्लाइट ले रहा था, बहुत अच्छी उसकी इकोनॉमी हो गई थी। तो इस टाइम जो बेचारा महसूस कर रहा है या फेस कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ी रीज़न यही है कि ये तैयब की एक रियल स्टेट का जो प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया सरकारी, उसी टाइम कोरोना आ गया और वो सारे का पैसा स्टक हो गया, और हुकूमत दिवालिया के करीब जैसे होती है वो बन गई। और सोचा तो ये था कि हम हुकूमत है, हम डालेंगे खुद ही पॉलिसियाँ निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, रियल स्टेट ग्रो करेगा, बाहर का पैसा भी आएगा, हम घर बेचेंगे, और 1 अरब अगर मिसाल के तौर पे हमारा रिजर्व है तो वो 10 अरब कर लेंगे हम तुर्की का, और हम तुर्की को यूरोप की मॉडल में ले जाएंगे। लेकिन वो कोरोना ने सारे ख्वाब भी बिठा दिए, रियल स्टेट भी बैठ के लगाया हुआ पैसा भी ना निकल सका, और ये उसमें जो है वो फंस गए। ठीक। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।